नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस पहली वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। फिरोजाबाद जिले के थाना सिकोहाबाद का एक गांव है, नगला सेंधलाल। इसी गांव में राजमिस्त्री राम भरोसे अपने परिवार के साथ रहता था। राम भरोसे की पहली शादी बिरमा देवी के साथ हुई थी। उससे दो बेटियां सुनीता, गीता के अलावा एक बेटा विक्रम है। बिरमा देवी की बीमारी से मौत हो जाने के बाद राम भरोसे ने अपने तीसरे नंबर की साली सोमवती के साथ शादी कर ली। इससे एक बेटा करण और तीन बेटियां विनीता, खुशी और हिमांशी पैदा हुई। बात 9 मार्च 2021 की है। सुबह करीब 7 बजे राम भरोसे की सबसे छोटी बेटी 6 साल की हिमांशी खेत पर जाते समय रास्ते से अचानक गायब हो गई। हुआ ये कि राम भरोसे की 21 साल की बड़ी बेटी सुनीता छोटी बहन हिमांशी के साथ घर से खेत के लिए निकली थी। रास्ते में हिमांशी पीछे रह गई और सुनीता खेत पर पहुंच गई। सुनीता हिमांशी के आने का इंतजार करती रही। जब करीब आधा घंटा बीत गया और हिमांशी नहीं आई, तो सुनीता को चिंता हुई। उसने लौटकर मां को बताया कि हिमांशी उसके साथ खेत पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो रास्ते से ही कहीं गायब हो गई। इस पर मां ने सोचा कि रास्ते में कहीं खेलती रही होगी, आ जाएगी। लेकिन जब लगभग 2 घंटे बाद भी हिमांशी घर नहीं आई, तो घर वालों को चिंता हुई। पड़ोसियों के साथ ही घर वाले हिमांशी की खोजबीन में जुट गए, लेकिन हिमांशी का कोई पता नहीं चला। इस बीच गांव वालों की नजर राम भरोसे के घर के दरवाजे पर चिपके एक पत्र पर गई। पत्र में सबसे ऊपर पवन तोमर का नाम लिखा था। पत्र में लिखा था कि यदि सुनीता की शादी पवन से नहीं कराई, तो बच्ची को मार दूंगा। हिमांशी के किडनैप की बात पता चलते ही पिता राम भरोसे गांव के कुछ लोगों के साथ थाना सिकोहाबाद पहुंच गए और पुलिस को बेटी के किडनैप होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर अपनी टीम के साथ गांव में पहुंच गए। उन्होंने सुनीता से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। अपने स्तर से पुलिस ने गांव में व आसपास के क्षेत्र में हिमांशी की तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दिन दहाड़े गांव से लड़की के लापता हो जाने से घर वालों के साथ ही गांव वालों की चिंता और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस पर थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। जानकारी होते ही एसएसपी अजय कुमार पांडे, एसपी अखिलेश नारायण सिंह, सीओ बलदेव सिंह और एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह सहित कई अन्य थानों की फोर्स व डॉग स्क्वाड की टीम भी गांव में पहुंच गई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। खोजी कुत्ते को हिमांशी के पुराने कपड़े सुंघाए गए। इसके बाद उसे छोड़ा गया तो वो घर के पीछे ईंट भट्टे तक पहुंचा। पुलिस आसपास सुराग खोजती रही, लेकिन बालिका हिमांशी का पता नहीं चला। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव के ही पवन और सुनीता के बीच प्रेम संबंध थे। राम भरोसे के दरवाजे पर चिपके पत्र में भी लिखा था कि पवन का तलाक करवाकर सुनीता से शादी करवा दो। इससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं सुनीता का इस मामले में हाथ हो सकता है। सुनीता या तो हिमांशी की किडनैप में खुद शामिल है या फिर उसने किसी से ये काम करवाया है। जांच के दौरान कुछ नाम और भी सामने आए। सुनीता से इस संबंध में पूछताछ की गई तो वो पूरे घटनाक्रम से अनभिज्ञता व्यक्त करती रही। वो एक ही बात की रट लगाए जा रही थी कि खेत पर जाते समय हिमांशी पीछे रह गई थी और वो रास्ते से ही गायब हो गई थी। शादीशुदा पवन से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उसने हिमांशी के संबंध में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। एसएसपी अजय कुमार पांडे ने दीवार पर चस्पा किए गए पत्र की लिखावट को पढ़ा। पवन की हैंडराइटिंग का मिलान कराया गया, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग अलग थी। इसके बाद सुनीता से पूछताछ की गई। पत्र की बारीकी से जांच करने के बाद शक की सुई सुनीता पर टिक गई। तब पुलिस सुनीता और पवन को हिरासत में लेकर थाने लौट आई। इस बीच एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह की अगुवाई में उनकी टीम गांव में जाकर जांच में जुटी रही। थाने लाकर पुलिस ने पवन व सुनीता से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ पूरी करने के बाद शाम 3 बजे
दोनों को लेकर पुलिस अधिकारी गांव में पहुंचे। सुनीता को गांव के तालाब पर ले जाया गया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में गांव वाले भी तालाब पर पहुंच गए। सुनीता की निशानदेही पर तालाब के एक किनारे से हिमांशी का शव बरामद कर लिया गया। हिमांशी की तलाश के लिए पुलिस की तत्परता देखकर मां सोमवती को अपनी बेटी के मिलने का भरोसा था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मृत अवस्था में मिलेगी। हिमांशी का शव मिलने की जानकारी होते ही वो बुरी तरह से फूट पड़ी। अन्य भाई बहन भी तालाब के किनारे पहुंचकर रोने बिलखने लगे। अपनी लाडली बेटी की हत्या से गमगीन पिता राम भरोसे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बड़ी बहन घटिया सोच के चलते अपनी छोटी बहन की हत्या कर देगी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। सुनीता पुलिस से यही कहती रही कि पैर फिसलने से हिमांशी तालाब में गिर गई और डूब गई। सुनीता का अब भी यही कहना था कि ये बात उसने डर की वजह से घर वालों को नहीं बताई थी। पुलिस ने उसी दिन शाम को शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दूसरे दिन 10 मार्च 2021 को हिमांशी हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। शादीशुदा युवक के इश्क में पागल सुनीता ने ही अपनी छोटी बहन हिमांशी का गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया था। हत्या की आरोपी सुनीता ने ही घर वालों, पुलिस और गांव वालों को गुमराह करने के लिए दरवाजे के बाहर किडनैपिंग का पत्र चिपकाया था। पुलिस ने पिता द्वारा दर्ज कराए गए किडनैपिंग के मुकदमे को हत्या में तरमीम कर दिया। सुनीता कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। एसओजी टीम ने उसके बैग की कॉपियां देखी तो एक कॉपी का पन्ना फटा था, जिसका मिलान पत्र से हो गया। असल में सुनीता ने पत्र लिखने के लिए जो कागज इस्तेमाल किया था वो उसने अपनी ही कॉपी से फाड़ा था। उसे चिपकाने की लई भी उसने खुद बनाई थी। लई की कटोरी भी घर के अंदर से बरामद कर ली गई। इस सनसनीखेज कांड का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी अजय कुमार ने 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। सुनीता से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि उसने अपने ही हाथों अपनी मासूम बहन की हत्या करके अपने प्रेमी पवन को फंसाने की एक गहरी साजिश रची थी। इस केस की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। अपनी मां की मौत के बाद पिता ने उसकी मौसी सोमवती से शादी कर ली थी। सौतेली मां सोमवती के व्यवहार से सुनीता परेशान रहती थी। कुछ समय पहले एक प्लॉट पिता ने खरीदा था। उस प्लॉट को भी सोमवती ने अपने नाम करा लिया था। सारे दिन सुनीता घर के काम में ही लगी रहती थी, इसलिए उसने कंप्यूटर सीखकर नौकरी करने का फैसला लिया। सोमवती इस बात से खुश नहीं थी। वो चाहती थी सुनीता उसके साथ घर गृहस्थी के काम में हाथ बटाए। सुनीता ने गांव के पवन तोमर, जो सिकोहाबाद में मीनपुरी चौराहे पर एक जनसेवा केंद्र चलाता था, उसके सेंटर पर कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने का फैसला लिया। वो उसके सेंटर पर जाने लगी। ट्रेनिंग के दौरान दोनों का एक दूसरे के प्रति झुकाव हो गया। धीरे धीरे पवन और सुनीता के प्रेम संबंध हो गए। पवन की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी व 2 बेटियां हैं। पवन भी सुनीता को बहुत प्यार करता था। अगर किसी दिन सुनीता सेंटर पर नहीं आती तो वो बेचैन हो जाता था। वे मिलने में पूरी सावधानी बरतते थे। दोनों कंप्यूटर सेंटर पर ही एक दूसरे से मिलते थे और गांव में तो वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। कंप्यूटर सेंटर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में गांव में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। सुनीता ने एक दिन पवन से कहा, पवन, ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, आखिर हम छिप छिप कर कब तक मिलते रहेंगे? तुम मुझसे शादी कर लो। सुनीता, तुम तो जानती हो कि मेरी पत्नी और 2 बेटियां हैं। ऐसे में मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? पवन ने कहा। सुनीता समझ गई कि पवन के शादीशुदा होने से शादी में पेच फंस रहा था। वो कुछ क्षण सोचने के बाद बोली, पवन, इसका एक उपाय ये है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पवन ने सुनीता को समझाया कि वो उससे प्यार तो करता रहेगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता। जब सुनीता के लाख समझाने का भी पवन पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने पवन पर दबाव बनाने के लिए एक खौफनाक षड्यंत्र रचा। सुबह खेत पर जाते समय सुनीता छोटी बहन हिमांशी को भी साथ ले गई।
तालाब के किनारे पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में ले जाकर उसने अपने हाथों से सौतेली बहन हिमांशी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को तालाब में फेंक दिया। इसके बाद वो घर आकर हिमांशी के लापता होने का नाटक करने लगी। इसी बीच उसने पहले से लिखे पत्र को घर के दरवाजे पर लई से चिपका दिया। गांव के एक कोने पर घर होने से सुनीता की कारगुजारी को कोई देख नहीं पाया। 10 मार्च 2021 को पुलिस ने सुनीता को सौतेली बहन की हत्या के अपराध में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। अपराध करने वाला कितना भी शातिर हो, वो अपराध के बाद निशान छोड़ ही जाता है। फिर सुनीता तो अभी 21 साल की ही थी। गेम प्लान सुनीता ने रचा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। दोस्तों, जो आज की दूसरी क्राइम की कहानी है, वो है कानपुर, उत्तर प्रदेश से। 19 मार्च 2021 की रात 10 बजे शीला देवी अपने देवर आनंद प्रजापति के साथ जनता नगर चौकी पहुंची। उस समय चौकी इंचार्ज एके सिंह चौकी पर मौजूद थे। उन्होंने शीला देवी को बदहवास देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? कोई गंभीर बात है क्या? हाँ सर, हमें किसी अनहोनी की आशंका है। कैसी अनहोनी? साफ साफ पूरी बात बताओ। सर, दरअसल बात यह है कि रात 8 बजे मेरा बेटा शैलेश, उसका दोस्त अर्श गुप्ता और विनय घर के नीचे कमरे में शराब पी रहे थे। कुछ देर बाद कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। फिर वे लोग बाइक से कहीं चले गए। उनके जाने के बाद मैं कमरे में गई तो वहां खून से सनी चादर देखी। अनहोनी की आशंका से मैं घबरा गई। मैंने इसकी जानकारी पड़ोस में रहने वाले अपने देवर आनंद को दी। फिर उनके साथ सूचना देने आपके पास आ गई। आप मेरी मदद करें। शीला देवी की बात सुनकर एके सिंह को लगा कि जरूर कोई अनहोनी घटना घटित हुई है। उन्होंने ये सूचना बर्रा थाना प्रभारी हरमीत सिंह को दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ शीला देवी के मकान पर पहुंच गए। उनके पहुंचने के थोड़े समय बाद ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह भी आ गए। हरमीत सिंह ने एके सिंह के साथ कमरे का मुआयना किया तो सन्न रह गए। कमरे के फर्श पर खून पड़ा था और पलंग पर बिछी चादर खून से तरबतर थी। कमरे का सामान भी अस्त व्यस्त था। खून की बूंदें कमरे के बाहर गली तक टपकती गई थी। निरीक्षण के बाद हरमीत सिंह ने अनुमान लगाया कि कमरे के अंदर कत्ल जैसी वारदात हुई है या फिर गंभीर रूप से कोई घायल हुआ है। शैलेश और उसका दोस्त या तो शव को ठिकाने लगाने गए हैं या फिर अस्पताल गए हैं। कहीं भी गए हो, वे लौटकर घर तो जरूर आएंगे। इसलिए उन्होंने घर के आसपास पुलिस का पहरा लगा दिया तथा खुद भी निगरानी में लग गए। रात लगभग 1:30 बजे शैलेश और उसका दोस्त अर्श गुप्ता वापस घर आए तो पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और थाना बर्रा ले आए। दोनों के हाथ और कपड़ों पर खून लगा था। इंस्पेक्टर हरमीत सिंह ने पूछा, तुम दोनों ने किसका कत्ल किया है और शव कहाँ है? शैलेश कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, साहब, मैंने अपने बचपन के दोस्त विनय प्रभाकर का कत्ल किया है। वो बर्रा के भाग 2 के मनोहर नगर में राम जानकी मंदिर के पास रहता था। उसके शव को मैंने अर्श की मदद से रिंद नदी में फेंक दिया है। पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से हमने विनय की मोटरसाइकिल खाड़ेपुर फतेहपुर मोड़ पर खड़ी कर दी है और वापस लौट आए। तुमने अपने दोस्त का कत्ल क्यों किया? थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने शैलेश से पूछा। इस सवाल पर शैलेश काफी देर तक हरमीत सिंह को गुमराह करता रहा। पहले वो बोला, साहब, नशे में गलती हो गई, हमने उसका कत्ल कर दिया। फिर बताया कि उसके मोबाइल फोन में उसकी महिला मित्र की कुछ आपत्तिजनक फोटो थी। उन फोटो को विनय ने धोखे से अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लिया था। वो उन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए हमने उसे मार दिया। लेकिन थाना प्रभारी हरमीत सिंह को उसकी इन दोनों बातों पर यकीन नहीं हुआ। सच्चाई उगलवाने के लिए उन्होंने सख्ती की तो दोनों टूट गए। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए विनय की हत्या की योजना बनाई थी। कुछ महीने पहले संजीत हत्याकांड की तरह सबको ठिकाने लगाने के बाद उसी के मोबाइल फोन से उसके घर वालों को फोन करके फिरौती मांगने की योजना थी। उसने दौलत की चाह में दोस्त की हत्या की थी, लेकिन फिरौती मांगने के पहले ही वे पकड़े गए।
शैलेश और अर्श की तलाशी में उनके पास से 3 मोबाइल फोन मिले, जिसमें एक मृतक विनय का था तथा बाकी 2 शैलेश और अर्श के थे। उनके पास एक पर्स भी बरामद हुआ, जिसमें मृतक का फोटो, आधार कार्ड तथा कुछ पैसे थे। बरामद पर्स मृतक विनय प्रभाकर का था। शैलेश और अर्श गुप्ता की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बाका तथा शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली। बाका उसने अपने कमरे में छिपा दिया था और पेट्रोल खत्म होने से उसने मोटरसाइकिल खाड़ेपुर मोड़ पर खड़ी कर दी थी। फिरौती और हत्या के इस मामले में थाना प्रभारी हरमीत सिंह कोई कोताही नहीं बरतना चाहते थे, क्योंकि इसके पहले संजीत किडनैपिंग कांड में बर्रा पुलिस गच्चा खा चुकी थी। किडनैपरों ने फिरौती की रकम भी ले ली थी और उसकी हत्या भी कर दी थी। इस मामले में लापरवाही बरतने में एसपी व डीएसपी सहित 5 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। सूचना पाकर रात 3 बजे एसपी दीपक तथा डीएसपी विकास पांडे थाना बर्रा पहुंच गए। उन्होंने घटना के संबंध में गिरफ्तार किए गए शैलेश और अर्श गुप्ता से विस्तार से पूछताछ की। फिर दोनों को साथ लेकर रिंद नदी के पुल पर पहुंचे। इसके बाद कातिलों की निशानदेही पर नदी किनारे पड़ा विनय प्रभाकर का शव बरामद कर लिया गया। विनय की हत्या बड़ी निर्दयता पूर्वक की गई थी। उसका गला धारदार हथियार से काटा गया था, जिससे सांस की नली कट गई थी और उसकी मौत हो गई थी। मृतक विनय की उम्र 26 साल के आसपास थी और उसका शरीर हष्ट-पुष्ट था। 20 मार्च की सुबह 5 बजे बर्रा थाने के 2 सिपाही मृतक विनय के घर पहुंचे और उसकी हत्या की खबर घर वालों को दी। खबर पाते ही घर व मोहल्ले में सनसनी फैल गई। घर वाले रिंद नदी के पुल पर पहुंचे। वहां विनय का शव देखकर मां विमला तथा बहन रीता बिलख पड़ी। पिता प्रभाकर तथा भाई पवन की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धैर्य बंधाया। पवन ने एसपी दीपक को बताया, कल शाम 7:30 बजे किसी का फोन आने पर उसका भाई विनय ये कहकर अपनी मोटरसाइकिल से घर से निकला था कि अपने दोस्त से मिलने जा रहा है। उसके बाद वो घर नहीं लौटा। रात भर हम लोग उसके घर वापस आने का इंतजार करते रहे। उसका फोन भी बंद था। सुबह 2 सिपाही घर आए। उन्होंने विनय की हत्या की सूचना दी। तब हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि विनय की हत्या किसने और क्यों की है। तुम्हारे भाई की हत्या किसी और ने नहीं, उसके बचपन के दोस्त शैलेश प्रजापति व उसके साथी अर्श गुप्ता ने की है। वो तुम लोगों से फिरौती के 10 लाख रुपए वसूलना चाहते थे, लेकिन शैलेश की मां ने ही उसका भांडा फोड़ दिया और दोनों पकड़े गए। ये जानकारी पाकर पवन व उसके घरवाले अवाक रह गए, क्योंकि वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि शैलेश ऐसा विश्वासघात कर सकता है। पूछताछ करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद वो शैलेश के उस कमरे में पहुंचे जहां विनय का कत्ल किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। पुलिस अधिकारियों ने जहां घटना स्थल का मुआयना किया, वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी बेंजाडिन टेस्ट करके साक्ष्य जुटाए। चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल बाका भी बरामद करा दिया था, इसलिए थाना प्रभारी हरमीत सिंह ने मृतक के भाई पवन को वादी बनाकर धारा 302/201 तथा SC/ST एक्ट के तहत शैलेश प्रजापति तथा अर्श गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। उन्हें न्याय सम्मत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में दौलत की चाहत में दोस्त की हत्या की सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। कानपुर शहर का एक बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है बर्रा। इस क्षेत्र का बड़ा होने से इसे कई भागों में बांटा गया है। राम अवतार प्रभाकर अपने परिवार के साथ इसी बर्रा क्षेत्र के भाग 2 में मनोहर नगर में जानकी मंदिर के पास रहते थे। उनके परिवार में पत्नी विमला के अलावा 2 बेटे पवन कुमार, विनय कुमार तथा बेटी रीता कुमारी थी। राम अवतार प्रभाकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, किंतु अब रिटायर हो चुके थे। उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। फैक्ट्री में उनके साथ सोमनाथ प्रजापति काम करते थे। सोमनाथ भी बर्रा भाग 8 में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी शीला देवी के अलावा इकलौता बेटा शैलेश था। सोमनाथ भी रिटायर हो चुके थे। सोमनाथ बीमार रहते थे। उन्हें सुनाई भी कम देता था और दिखाई भी। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। राम अवतार और सोमनाथ इसके पहले
अरमापुर स्थित फैक्ट्री की कॉलोनी में रहते थे। 3 साल पहले दोनों ने बर्रा क्षेत्र में जमीन खरीद ली थी और अपने अपने मकान बनाकर रहने लगे थे। मकान बदलने के बावजूद दोनों की दोस्ती में कमी नहीं आई थी। दोनों परिवारों के लोगों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। राम अवतार का बेटा विनय और सोमनाथ का बेटा शैलेश बचपन के दोस्त थे। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। विनय ने हाई स्कूल पास करने के बाद आईआईटी से मशीनिस्ट का कोर्स किया था। वो नौकरी की तलाश में था, जबकि शैलेश ड्राइवर बन गया था। वो बुकिंग की कार चलाता था। शैलेश का एक अन्य दोस्त अर्श गुप्ता था। वो फर्नीचर कारीगर था और बुजेनी गांव में रहता था। अर्श और शैलेश शराब के शौकीन थे। अक्सर दोनों साथ में शराब पीते थे और लंबी लंबी डींगे हाँकते थे। उन दोनों ने विनय को भी शराब पीना सिखा दिया था। अब हर रविवार को शैलेश के घर शराब पार्टी होती थी। तीनों बारी बारी से पार्टी का खर्चा उठाते थे। एक शाम खाने पीने के दौरान विनय ने शैलेश और अर्श को बताया कि उसकी बहन रीता की शादी तय हो गई है। 27 अप्रैल को बारात आएगी। शादी में लगभग 10 से 12 लाख रुपया खर्चा होगा। पिता व भाई ने रुपयों का इंतजाम कर लिया है। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई है। शैलेश और अर्श मामूली कमाने वाले युवक थे। वो शॉर्टकट से लखपति बनना चाहते थे। इसके लिए शैलेश उरई में पान मसाला का कारोबार करना चाहता था। उरई में वो जगह भी देख आया था, लेकिन कारोबार के लिए उसके पास पैसा नहीं था। पैसा कहां से और कैसे आए, इसके लिए शैलेश और अर्श ने सिर से सिर जोड़कर विचार विमर्श किया तो उन्हें विनय याद आया। विनय ने बताया था कि उसके यहाँ बहन की शादी है और घर वालों ने 10-12 लाख रुपए का इंतजाम किया है। दौलत की चाहत में शैलेश और अर्श ने दोस्त के साथ छल करने और फिरौती के रूप में 10 लाख रुपया वसूलने की योजना बनाई। संजीत हत्याकांड दोनों के जहन में था। उसी तर्ज में उन दोनों ने विनय की हत्या करके उसके घर वालों से फिरौती वसूलने की योजना बनाई। योजना के तहत 19 मार्च 2021 की रात 7:45 बजे शैलेश ने अर्श के मोबाइल से विनय प्रभाकर के मोबाइल पर कॉल की और पार्टी के लिए घर बुलाया। विनय की 5 दिन पहले ही लोहिया फैक्ट्री में नौकरी लगी थी। फैक्ट्री से वो 7:30 बजे घर पर लौटा था कि 15 मिनट के बाद शैलेश का फोन आ गया। पार्टी की बात सुनकर वो शैलेश के घर जाने को राजी हो गया। रात 8 बजे विनय अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से बर्रा भाग 8 स्थित शैलेश के घर पहुंच गया। उस समय कमरे में शैलेश और अर्श गुप्ता थे और पार्टी का पूरा इंतजाम था। इसके बाद तीनों ने मिलकर खूब शराब पी। विनय जब नशे में हो गया तो योजना के तहत अर्श और शैलेश ने उसे दबोच लिया और उसकी पिटाई करने लगे। विनय ने जब खुद को जाल में फंसा देखा तो वो भी भिड़ गया। कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इस बीच शैलेश ने कमरे में छिपा कर रखा बाका निकाला और विनय की गर्दन पर वार कर दिया। विनय का गला कट गया और वो फर्श पर गिर गया। इसके बाद अर्श ने विनय को दबोचा और शैलेश ने उसकी गर्दन पर 2-3 और वार किए, जिससे विनय की गर्दन आधी से ज्यादा कट गई और उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद उन दोनों ने शव को तोड़ मरोड़ कर चादर व कंबल में लपेटा और फिर विनय की मोटरसाइकिल पर रखकर रिंग नदी में फेंक आए। वापस लौटते समय उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने बाइक को खाड़ेपुर मोड़ पर खड़ा कर दिया। फिर पैदल ही घर आ गए। घर पर उनके स्वागत के लिए बर्रा पुलिस खड़ी थी, जिससे वे पकड़े गए। दरअसल शैलेश की मां शीला ने ही कमरे में खून देखकर पुलिस को सूचना दी थी, जिससे पुलिस आ गई थी। 21 मार्च 2021 को थाना बर्रा पुलिस ने आरोपी शैलेश प्रजापति और अर्श गुप्ता को कानपुर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन दोनों को जिला जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।